कहने का मतलब एक बेसिक चीज़ है और उसको अच्छे सेंटेंस से आप कनेक्ट कर दो। लैंग्वेज बहुत सिंपल होनी चाहिए कि सामने वाले पर्सन को समझ में आए। आप जो पूछा गया है उसी की लिमिट में आप लिखिए तो उसको लगा बहुत अच्छा लगेगा कि भाई इस पर्सन ने एक डेटा के साथ स्टार्ट किया। एक सेक्स रेशियो भी डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, फैमिली से लोग दूर रहते हैं तो मेंटल हेल्थ भी खराब होता है। गरीबी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लोगों के पास मिनिमम रिसोर्सेज नहीं होते हैं जीने के लिए। जो लिखा है नहीं, आप सही से लिखोगे ना और ये ग्राफ बनेगा तो बहुत अच्छा लगता है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखें। और सच बताऊं, जो अच्छे आंसर लिखने की भी एक कला होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है लेकिन एक अच्छा आंसर लिख के एक अच्छे मार्क्स पा लेते हैं वो लोग। तो अच्छे मार्क्स कैसे पा सकते हैं, तो एक अच्छे आंसर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो हम आज बात करते हैं। तो एक बेस्ट आंसर कैसे लिख सकते हैं, तो एक बेस्ट आंसर में क्या क्या क्वालिटी होती है वो हम बात करते हैं। बेस्ट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान देना है, ठीक है। पहली चीज़ क्या है, लैंग्वेज होनी चाहिए जिस पर हमें फोकस करनी चाहिए कि लैंग्वेज कैसी हो। होता क्या है कि हमारी जो कॉपी होती है किसी भी एग्जामिनर के पास जाती है, परीक्षक के पास जाती है, वो आप नहीं जाते हो, आपको नहीं पता कि वो पर्सन क्या है, उसके पास कितना टैलेंट है या कैसा है, कितना अच्छा है। वो आपकी कॉपी उसके सामने रखी रहती है, कॉपी उसको बताती है कि ये पर्सन है। तो कॉपी को जितना अच्छा लिखोगे उस पर जो लिखा गया वही उसके सामने है। तो लैंग्वेज पहली चीज़ है। लैंग्वेज बहुत सिंपल होनी चाहिए कि सामने वाले पर्सन को समझ में आए। मीन्स क्या लिख सकते हो, लैंग्वेज बहुत सिंपल, ज़्यादा हार्ड वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है कि सामने वाले को नहीं समझ में आए। सिंपल होना चाहिए, उसमें एक फ्लो होना चाहिए अच्छे से। ये नहीं कि ऐसा भी नहीं हो कि अलग अलग वर्ड्स हैं, दिख ही नहीं रहे कि क्या बोला गया है। तीसरी चीज़ क्या है, इसमें लिख सकते हैं हमें एक प्रेजेंटेशन। जो आपका प्रेजेंटेशन है वो अच्छा होना चाहिए। प्रेजेंटेशन मीन्स क्या है कि कैसे प्रेजेंट करें, जो आपकी नॉलेज है उसको समझ में आए। तो एक सही प्रेजेंटेशन के लिए क्या क्या होता है, क्या हम उसमें मैप बना सकते हैं, डायग्राम्स बना सकते हैं, तो उससे एक अच्छा आंसर हो जाता है और हम बताएंगे कैसे उसको करना है, ठीक है। तीसरी बात हम बात करें, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए आपके आंसर की। ऑथेंटिसिटी की बात क्या होती है कि आप जो लिख रहे हो ना, जो भी आपने लिखा है उसको आप प्रूव करो क्या है। जैसे आपने लिखा कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो कैसे प्रूव करोगे। तो कोई डेटा जो आपने लिया है, किसी गवर्नमेंट का डेटा लिख दो कि एज NSO के अकॉर्डिंग इंडिया में 7.6 या जो भी है 7.6 अनएम्प्लॉयमेंट है, कुछ भी लिखो तो एक ऑथेंटिसिटी दे सकते हो। कोई भी आप डेटा लेना पड़ेगा, वहाँ से आप दे सकते हो, ये प्रूव कर सकते हो। तो आपका लैंग्वेज हो गया, प्रेजेंटेशन स्किल हो गया, ऑथेंटिसिटी हो गई। आप यहाँ पर चौथी चीज़ ये है कि आप जो पूछा गया है उसी की लिमिट में आप लिखिए। ऐसे नहीं कुछ भी क्वेश्चन में पूछा कुछ गया आप कुछ भी लिखे जा रहे हैं, सामने वाले को समझ में आता है। तो एक आपको लिमिट होती है, उसकी एक बाउंड्री होती है उस आंसर की, बाउंड्री में लिखना है कि यहाँ तक ही लिखना है, ये नहीं कुछ भी लिखते चले जा रहे हो। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, ऑथेंटिसिटी हो गई, आपकी प्रेजेंटेशन हो गई, लैंग्वेज हो गई, तो ये कुछ कुछ ध्यान रखनी रहती हैं। अब ऐसे कैसे करें मैं बताऊं, मेरी क्या है, मैंने UPPCS का जो अटैम्प्ट था, फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने क्लियर किया था और ज़्यादा नहीं, मैंने ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस भी नहीं की थी, वो मेरी वीकनेस थी सच बताऊं, तो और अच्छे मार्क्स आ सकते थे। तो क्या है, बस हमने कुछ कुछ चीज़ें रखी थी। तो कैसे लिख सकते हैं अच्छा आंसर, उसकी हम बात करते हैं। यह है कि सबसे बड़ी बात जो होती है कि अच्छे आंसर के लिए आपको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है लेकिन आपको लिखना आता है तो लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एक अच्छे आंसर में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं वो हम बात करेंगे। और आपने सुना DPSP देखा होगा, डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे हम उसकी बात आज करते हैं, ठीक है। कैसे आंसर में लिखना है, तो जैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट देख लेते हैं कि गोल नंबर क्या होता है। गोल नंबर आपको पता है कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए गए हैं, जो भी है जनरल असेंबली दी है, यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली है उसने 2030 तक गोल्स दिए हैं पूरे वर्ल्ड को कि हमें ये करना है। तो उसको हमें हर क्वेश्चन के जो कंक्लूजन हो तो उसमें हम यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो आप बात करेंगे। तो ये गोल्स हैं, आप देख सकते हैं। मैं इनको आगे पीछे का 6 हो गया, 7th हो गया, ऐसे लगभग 17 गोल्स हैं, ठीक है। आपके पास ये गोल्स हुए। ऐसी DPSP की हम बात करें, DPS हमारे पास है तो इसको कैसे यूटिलाइज करना हम उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। जैसे आर्टिकल 38, ये सब आपको याद होना चाहिए। एक अच्छे आंसर लिखने के लिए आपको याद होना चाहिए ये, ठीक है। आप देख सकते हो, सब आपने देखा होगा, आपके पास है ही पॉलिटी की बुक, उसमें लक्ष्मीकांत में सब लिखा हुआ है, वहीं से ये लिया गया है। आर्टिकल 50 हो गया जो। अब जैसे मैं आपको कुछ समरी बताना चाहता हूं, जो भी इन इसके थ्रू बताना चाहते हैं, क्वेश्चंस हैं कैसे अप्रोच करें, मैं कैसे अप्रोच करता था वो आपको बताता हूं। जैसे लिखा है मेंस का क्वेश्चन है एक,
कि डिफाइन अर्बनाइजेशन, डिस्कस द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन। अब जैसे ही आपको क्वेश्चन दिख रहा है तो सबसे पहले अर्बनाइजेशन की बात हो रही है। यहां तो चलो डिफाइन लिखा है, कुछ क्वेश्चंस में डिफाइन नहीं लिखा रहता है। तो अब इस आंसर को कैसे स्टार्ट करें, हमने ऐसे आप स्टार्टिंग में 4-5 पॉइंट्स बताए थे, उन पर फोकस करना है। तो अर्बनाइजेशन का मतलब ये है कि आप जो आंसर उसकी लिमिट में, बाउंड्री में, आप उसको डिफाइन कर सकते हैं पहले तो, कि अर्बनाइजेशन क्या होता है। आप उसको डिफाइन कर सकते हो कि अर्बनाइजेशन है क्या। ठीक है, यहां से लिख सकते हो, अर्बनाइजेशन से लिख सकते हो डिफाइन करके। दूसरा क्या, हर चीज का एक डाटा लिखो कि ये डाटा हमारे पास है। मैं कैसे इस आंसर को स्टार्ट करूंगा मैं आपको वो बताता हूं कि मैं ऐसे करता था, एज फॉर सेंसस 2011 32% is population of India, population of India is living, are living करो उसमें, are living in cities। तो आपने क्या किया, एक डेटा के साथ आपने आंसर लिखना स्टार्ट किया, तो उसको लगा बहुत अच्छा लगेगा कि भाई इस पर्सन ने एक डेटा के साथ स्टार्ट किया है। या तो डिफाइन करो इस वर्ड्स को, या फिर एक डेटा के साथ स्टार्ट कर सकते हो। फिर क्या है, फिर मैं कैसे लिखता था, प्रॉब्लम्स, जैसी सिंपल जो है उसको हेडिंग बनाओ, प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स ऑफ कॉज्ड बाय अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन के बाद प्रॉब्लम्स क्या होती हैं आपने ये लिख दिया। ठीक है, अब उस प्रॉब्लम्स में आप देखोगे बहुत सी प्रॉब्लम्स आप यहां लिख सकते हो। प्रॉब्लम्स में क्या क्या लिख सकते हो, अब इस आंसर को, अब आपका यहां पर जो आपने पढ़ा था प्रीलिम्स में या जो भी आप स्टडी कर रहे थे वो आप दिमाग खुला होना चाहिए। प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपको लिखो। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लिख सकते हो। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कैसे लिख सकते हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में ये है कि कुछ लोग जो वहाँ पर होते हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ख़राब होती है तो उसके चक्कर में बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। उनके पास पॉवर्टी ज़्यादा है, सही से खाना, ये लिख सकते हो। दूसरा आप इकोनॉमिक टर्म में लिख सकते हो, एनवायरमेंटल के टर्म में लिख सकते हो, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो गई कि जब एक जगह ज़्यादा पॉपुलेशन है तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, ऐसे लिख सकते हो। तीसरा सोशल प्रॉब्लम्स लिख सकते हो, सोशल प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स हो गई। अब सोशल प्रॉब्लम्स क्या हैं कि आप देखोगे शहर में ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो बहुत से माइग्रेशन के थ्रू आया है कि कुछ लोग जॉब करने आए तो केवल मेल मेल ही हैं, वहाँ पर वुमन नहीं है, तो क्या होता है कि एक सेक्स रेशियो भी डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। फैमिली से लोग दूर रहते हैं तो मेंटल हेल्थ भी खराब, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हो। जब ये चीज़ें लिखी क्वेश्चन में, आप उसने केवल पूछा था डिफाइन अर्बनाइजेशन और उसकी प्रॉब्लम्स, ये तो सिंपल दिख रहा था। लेकिन अब चीज़ें यहाँ पर आती हैं कि ये तो प्रॉब्लम्स हो गई, लेकिन गवर्नमेंट इसके लिए क्या क्या कर रहा है कि अर्बनाइजेशन को सही करें। तो गवर्नमेंट की जो स्कीम है, ऐसे लिख सकते हो, स्कीम बाई गवर्नमेंट फॉर सस्टेनेबल सिटीज। तो अब आपने यहां पर एक सजेशन दिया जो आपको दूसरे से अच्छा मार्क्स देगा। जो भी आपको लगता है कौन कौन सी हैं, अब स्मार्ट सिटीज हो गई, ये ऐड कर सकते हो। दूसरा क्या हुआ, आप जो भी है स्मार्ट सिटीज हो गई, AMRT हो गई, ये स्कीम AMRUT, ये स्कीम हो गई, अटल मिशन सिटीज अर्बनाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी है ये लिख, बहुत सी ऐसी स्कीम है जो लिख सकते हो। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और DPSP का हम कैसे यूटिलाइजेशन करें वो बताते हैं। अब आपने देखा अर्बनाइजेशन और ये देखा, अब हाई आप देखोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में देखोगे आपको दिखेगा। अब हम पीछे चलते हैं कि आपको एक चीज दिखाते हैं, जितने भी 17 गोल्स हैं हमारे पास वहां पर आपको दिखेंगे। आप देखो कैसे हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको याद होना चाहिए, हर गोल के पास होना चाहिए। जैसे लाइफ ऑन लैंड हो गया, रेस्पॉन्सिबल कंस्ट्रक्शन एंड डिडक्शन वो गोल, क्लाइमेट एक्शन हो गया, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वलिटीज या सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। देखो गोल नंबर 11 है। अब आपको याद होता तो कैसे यहां पर आप एंडिंग कर सकते थे वो आपको बताता हूं। वो एंडिंग हम ऐसे करते कि यहां पर जो हमारा कंक्लूजन होता वो ऐसे करते कि गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन स्मार्ट सिटीज
स्मार्ट सिटीज so that our cities became sustainable and we reach to सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11। क्या है उस गोल में, क्या लिखा है, वो है सस्टेनेबल सिटीज। तो जब आप ऐसा लिखोगे ना एंडिंग, तो सस्टेनेबल गोल को आप हर कंक्लूजन में आप कर सकते हो। मैं ये बताना चाहता हूं, आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आप कंक्लूजन में एंड कर सकते हो। जब आप देखोगे कि ऐसा पर्सन लिख रहा है सस्टेनेबल गोल को ऐसे कनेक्ट कर रहा है, तो आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाता है। तो हर जगह आपको कोई भी आप क्वेश्चन उठा लीजिए, आपको दिखेगा हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ कंक्लूजन कर सकते हैं आंसर का, जो वे फॉरवर्ड करते हैं, या फिर डीपीएसपी के भी थ्रू करते हैं। उनका भी आर्टिकल आप देखिए, आर्टिकल 38 देखोगे या 30 जो भी 39 है, 40 है, 40 किसके लिए है, पंचायती राज, कोई पंचायती राज से रिलेटेड कोई वहाँ लिख सकते हो। 41 किसके लिए है, राइट टू वर्क के लिए। 42 मैटरनिटी, तो जो भी वुमेन से रिलेटेड, तो वहाँ पर हम यूटिलाइज कर सकते, तो ऐसे यूटिलाइज करना है। और देखो आपको दिखाते हैं आगे की पीपीटी का। अब व्हाट आर द फंडामेंटल कॉज ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर। अब देखो पॉवर्टी एंड हंगर की बात हो गई, अब कैसे इसको सही लिख सकते हैं। फिर यहां पर बात आ गई कि व्हाट आर द फंडामेंटल कॉज ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर। अब इस क्वेश्चन को आप शुरुआत करने के लिए दो तरीके से कर सकते हैं कि या तो आप पॉवर्टी को डिफाइन कर दो और हंगर को डिफाइन कर दो, या फिर कोई डेटा के साथ आप स्टार्ट कर लो। आप जैसे मान लो आप डिफाइन करते तो पॉवर्टी डिफाइन करते कि पॉवर्टी क्या है, गरीबी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लोगों के पास मिनिमम रिसोर्सेज नहीं होते हैं जीने के लिए, जो भी रोटी कपड़ा मकान जो भी नहीं है, आप डिफाइन कर सकते हो ऐसे ना। तो आप इससे अलग कैसे कर सकते हो, हम ऐसे करते कि एज पर तेंदुलकर कमेटी, एक तेंदुलकर कमेटी थी, तेंदुलकर कमेटी, तो आपने जो पढ़ा है ना प्रीलिम्स में वो यूटिलाइज कर एज पर तेंदुलकर कमेटी, और उसको हमने अंडरलाइन कर दिया कि भाई तेंदुलकर कमेटी के अकॉर्डिंग हम बात करें। एज पर तेंदुलकर कमेटी देयर इज 22% पॉवर्टी इन इंडिया। तो आपने एक डेटा के साथ बात करी कि इतने परसेंटेज पॉवर्टी है, तो ऐसे एक शुरुआत करो। फिर जो क्वेश्चन में बात की गई है, फिर ऐसी नीचे आपने इसे फिर हंगर को बता दिया कि हंगर कितना है एज पर जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है WHO के अकॉर्डिंग आप कोई डाटा उठा दो कितने परसेंटेज लोग हंगर में रहते हैं, वो डाला। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि व्हाट आर द गवर्नमेंट स्कीम व्हिच हैव बीन इम्प्लीमेंट टू एलिमिनेट पॉवर्टी एंड हंगर। अब जो स्कीम है वो आप लिख दोगे कि जो भी है 1 2 3 4, लेकिन इसके बाद आपकी इनोवेटिव आता है। क्या आता है कि ये तो सबको आ रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है सिंपल, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमने डायग्राम्स की बात करी और किसकी बात की थी, मैप की। आप एक ऐसा बनाइए यही साइड में, और एक कंपेयर करा सकते हो कि पॉवर्टी ऑफ इंडिया रिलेटिव टू वर्ल्ड। अब देखो यहां पर एक हम चार्ट बना सकते हैं कि इंडिया में कितना है पॉवर्टी, ऐसे करके दिखा दो। इधर पॉवर्टी इधर दिखा दो, पॉवर्टी इधर कंट्री दिखा दो। तो इधर हमने इंडिया लिख दिया, ठीक है, इंडिया। इधर हमने क्या लिखा, इंडिया, और इधर हमने लिख दिया पॉवर्टी। तो इंडिया में लिखा 22% पॉवर्टी है। चाइना का दिखा दो, जो भी है 3% है। ऐसी कुछ देशों की दिखा दो, आपके पड़ोसी श्रीलंका का दिखा दो, और जो भी है, तो आपको ये दिखेगा कि यार इस बंदा जो डेटा के साथ बात कर रहा है, आप दूसरे से डिफरेंट हो जाओगे। जो भी है ये तो सबको लिखना आता है, लेकिन डेटा आपको लिखना आना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज कर लोगे, ये हुआ। इसके बाद क्या करोगे, फिर आपको एंडिंग करनी है कि कंक्लूजन कैसे ऐड करें। अब पॉवर्टी और हंगर की बात की गई थी, तो पॉवर्टी एंड हंगर की बात की गई, तो फिर जाओ सस्टेनेबल कंक्लूजन। आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और डीपीएसपी के आसपास ही घुमाते रहना है, ज्यादा नहीं पढ़ा है ना। तो बहुत से तरीके होते हैं कंक्लूजन करने के। फिर ऐसे ही बोल दो कि एज अवर सस्टेनेबल एसडीजी गोल 11 जो भी है 1 और एंड 2, वो किसके बारे में बात करते हैं, पॉवर्टी एंड हंगर should be achieved so that every person should live a dignified life।
ए डिग्निफाइड लाइफ। तो कहने का मतलब एक बेसिक चीज है और उसको अच्छे सेंटेंस से आप कनेक्ट कर दो। डिग्निफाइड लाइफ की बात कर दी तो वो चेक करेगा कि यार अच्छी अच्छी बातें कर रहा है पर्सन, और एक डेटा के साथ भी बात कर दी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2 की गोल्स है, इसको ये भी पता है। तो ऐसे ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हम कर सकते हैं। और हम बात करते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं क्या क्या है इसमें, कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई लीविंग नो वन बिहाइंड विद रेफरेंस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब क्या है, अब यहां पर लीविंग नो वन बिहाइंड, तो ये है क्या, इसको आप डिफाइन कर सकते हो कि लीविंग नो वन बिहाइंड क्या है, कि ये एक सेंट्रल और ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोमाइस था किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। पर ये तो बेसिक सिंपल क्वेश्चन। फिर इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, उनको 70 लिस्ट बना दो। इंडिया में इसके पीछे क्या क्या किया जा रहा है, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया जा रहा है, उनकी लिस्ट बना दो। और फिर बाद में वे फॉरवर्ड कर दो कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारी लाइफ को, हमारी इनइक्वलिटीज़ को कैसे कम कर सकते हैं, हमारी पॉवर्टी को कैसे कम कर सकते हैं, ये हो जाने। दूसरी चीज़, जैसे आप देखोगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है आपके सामने, इसके व्हाट आर द मेजर चैलेंज इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटीज इन इंडिया। फिर आ गया, जैसे क्वेश्चन आपके पास आता है तुरंत आपके पास या तो पॉवर्टी को डिफाइन करो और इनइक्वलिटीज को डिफाइन करो, या फिर एक डेटा के साथ स्टार्ट करो। हमसे बात करोगे तो हम सिंपल पॉवर्टी की बात करेंगे, तो हम तेंदुलकर कमेटी को उठाऊंगा कि 22% लोग इंडिया में पुअर हैं एज पर तेंदुलकर कमेटी। या फिर इनइक्वलिटीज को डिफाइन करना चाहेंगे तो हम एकदम ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि 10% लोगों के पास लगभग 60% पैसा रखा हुआ है, इसी को हम रख देंगे। कितना अच्छा लगेगा, ये हो गई, ऐसे दिखा दोगे तो ये हो जाएगा। फिर इसकी क्या है कि व्हाट द मेजर चैलेंज, अब व्हाट आर द मेजर चैलेंज रिड्यूसिंग पॉवर्टी। अब मेजर चैलेंज क्या है वो डायरेक्ट आप लिख दो कि मेजर चैलेंज क्या क्या है। अब इसमें कॉमन सेंस जो हर किसी को पता है कि पॉवर्टी, मेजर चैलेंज है पॉवर्टी को उठाने के लिए, वो क्या है, एडुकेशन, लैक ऑफ एडुकेशन हो गया, डिजिटल डिवाइड हो गया, बहुत सी प्रॉब्लम्स है, सबको पता है, क्लाइमेट चेंज हो गया, बहुत सी, वो लिस्ट बना दो सब लोगों। फिर बाद में आप देखोगे कंक्लूजन आंसर का कैसे करोगे, हमने आपको क्या बताया था कि कंक्लूजन करने के लिए आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए और क्या हो गए, डीपीएसपी को। अब डीपीएसपी स्टार्ट करो, यहाँ पर क्या देखेगा, रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटीज हटाने के लिए आर्टिकल कौन सा यूज किया गया है, आप देखिए। आप पीछे हम बात करते हैं, हम जाते हैं, हम डीपीएस की बात करते हैं। देखो इनइक्वलिटीज के लिए कौन सा आर्टिकल यूज किया गया है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस इनइक्वलिटीज। अब आर्टिकल 38 को वहां पर कैसे लिख सकते थे, जैसे हम बात करते हैं, जो बात हो रही थी हमारे यहाँ पर, हमारी बात हो रही थी, तो ऐसे लिख सकते हैं कंक्लूजन में कि वी शुड फोकस फॉर अवर गवर्नमेंट टू रिमूव द पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी एज अवर एनविजेड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन एज पर आर्टिकल 38। सो वी शुड फोकस मोर स्कीम लाइक, जो भी स्कीम है, मनरेगा हो गया, जो भी उसमें और ऐड करके एंड कर सकते हो। ऐसी आंसर को आप लिख सकते हो। दूसरा कि ये हमारा कंक्लूजन था, इसमें हमने डीपीएसपी का यूटिलाइज कर लिया। मेजर चैलेंज वो ये भी आप लिख सकते थे। स्टार्टिंग हमने कैसे स्टार्ट किया, किसी डेटा के साथ स्टार्ट किया। आप डायग्राम्स में क्या कर सकते थे, कुछ भी आप बना के रखो। आप देखोगे एनसीईआरटी आप उठा के देखिए इकोनॉमी की, उसमें बहुत अच्छे अच्छे ग्राफ बने, उनको यूटिलाइज करो, बना के जाओ मेंटली प्रिपेयर्ड। मैं सच बताऊं, मैं कुछ ऐसे 10 से 12 ग्राफ, पाई ग्राफ हो गए, चार्ट हो गए, डायग्राम्स हो गए, रट के गया था कि मुझे इनको बनाना ही है और उनको यूटिलाइज करना है। ये सोचते रहना चाहिए भाई, पढ़ने के लिए तो बहुत नॉलेज है, लोगों के पास इतनी नॉलेज होती है लेकिन वो एग्जाम में नहीं लिख पाते। हमें ऐसा नहीं कहना है कम लेके जाओ, लेकिन उनको लिखना है। मैं सोच एक डायग्राम बना के गया था। अब पॉवर्टी का ऐसे दिखा सकते हो, पॉवर्टी का मैं हर जगह डायग्राम बना देता था। ऐसे लिखता था कि ये एसटी है, ये एससी है, और ये जनरल, कोई भी जनरल पॉपुलेशन है। एसटी में कितना है, 43% हो गई क्या पॉवर्टी। एससी में कितना था, 33% था। और ऑल ओवर जो इंडिया का एवरेज था वो 22% था। तो अब यहां पर क्या दिख रही है, पॉवर्टी भी दिख रही है कितने परसेंटेज है, यहां पर इनइक्वलिटी भी दिख रही है कितने परसेंट। एक छोटा सा आपने डायग्राम बनाया, आपको समझ में आ गया, और कितना अच्छा आंसर लगेगा। अभी तो ये लिखा है नहीं, आप सही से लिखोगे ना और ये ग्राफ बनेगा तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये बेसिक चीजें आनी चाहिए, आपके दिमाग में चलना चाहिए। मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक स्टोरी ये है कि जो भी हमारी कॉपी जाती है, उस सामने जो परीक्षक वो चेक कर रहा है, और परीक्षा उसी को अच्छे मार्क्स मिलते हैं कि जिस पर्सन ने जो क्वेश्चन लिखा है, जो आंसर लिखा है, वो उस परीक्षक के अकॉर्डिंग लिखा है।
आप परीक्षा की तो बहुत मेंटलिटी, तो डिफरेंट डिफरेंट मेंटलिटी, तो वो तो हम नहीं कर सकते। तो मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई एक मेहमान आया है किसी घर में, और मेहमान का मान लेते हैं मेंटलिटी दो ही टाइप की है कि या तो उसको कोल्ड ड्रिंक पसंद है और या इसको फिर चाय पसंद है। तो एक नॉर्मल जो ज़्यादा समझदार इंसान नहीं होगा तो उसको पता ही नहीं कि उसको क्या पसंद है, तो वो क्या करेगा, तो चाय रख देगा। अब उसको चाय रख दिया, चाय पसंद तो अच्छी बात है, उसको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन उसको कोल्ड ड्रिंक पसंद हुई तो क्या करेगा, कम मार्क्स देगा। दूसरा मान लो क्या पसंद, दूसरे घर जाएगा, उसने मान लो चाय रखी, लेकिन एक समझदार इंसान क्या करेगा, बैलेंस बना के रखेगा कि हम कुछ थोड़ा चाय मिला दें, चाय अलग रखें, कुछ थोड़ा कोल्ड ड्रिंक रखें, जो अच्छा लगे उसको लग जाए। तो वही बैलेंस आंसर होता है कि हम ऐसा आंसर लिखें कि कोई भी पर्सन चेक करे सबको अच्छा लगे। ये हमारी समझ होनी चाहिए। तो हमारी दो डाइवर्सिटी है, तो हम सही आंसर ऐसे ही कि हम सबको डायग्राम भी कंबाइंड कर दो, डेटा भी कंबाइंड कर दो, अच्छे से उसका कंक्लूजन भी अच्छे से कंबाइंड कर दो, आपको अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे। और कुछ कुछ चीजें जैसे आपको आनी चाहिए, जैसे नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। और भी जैसे इवेलुएट द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया। अब शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में पता होना चाहिए कि शेड्यूल्ड ट्राइब होती क्या है, ठीक है। अब शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें, कुछ कुछ एग्जाम्स। अब शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्या होता है, डिफाइन करो शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्या है। कि जैसे आपने देखा वो प्रेसिडेंट कुछ जो भी ट्राइब्स हैं उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कौन करेगा, जो भी ट्राइब्स की लिस्ट में वो प्रेसिडेंट करेगा। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऐसे लिख सकते हो, दोज पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट एरिया एंड दे हैव लैक ऑफ इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटी। वो शाई होते हैं और उनके कल्चर होता है, उनकी एक लैंग्वेज होती है, ऐसे लोगों को ट्राइब्स बोलते हैं। आप कैसे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, हम डेटा से स्टार्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, मैंने बोला या तो डिफाइन करो या फिर डेटा के अकॉर्डिंग करो, दो ही अप्रोच में रखता था। तो डेटा से मैं कैसे लिखता था कि एज पर सेंसस, ये बहुत काम आता था, एज पर सेंसस 2011 देयर आर 8.6% ट्राइब्स पॉपुलेशन इन इंडिया। तो एक आपने एक डेटा के साथ बात की कि कितने परसेंटेज इंडिया में लोग ट्राइब है, तो ये से समझ में आ जाता था, समझ गया ना। फिर इसके बाद क्या है, अब उनके अब मेन प्रॉब्लम्स क्या है, तो प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं, लिख लो। ये आपने स्टार्ट किया, प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ एजुकेशन हो गई, लिटरेटी रेशन का बहुत कम है, लगभग 10% लिटरेट लोग हैं। तीसरा उनके पास जॉब नहीं है। चौथी प्रॉब्लम्स क्या है, मनी की डेब्ट है उनके पास, डिसीज हो गई। लिस्ट बना दोगे, फिर जैसे कंक्लूजन आ जाएगा आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से यहां से हम कंक्लूजन में कुछ ऐड कर पाएंगे, या कुछ हम डीपीएसपी की बात करें वहां से कुछ ऐड कर पाएंगे। तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि आर्टिकल 46 क्या कर रहा है, ट्राइब्स के बारे में बात करता है। तो तुरंत एज पर आर्टिकल 46 देयर इज एनविजेस दैट कि जो भी एसटी हैं उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन और जो भी सोशल कंडीशन सही होनी चाहिए। तो हमें उनके एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट को ऐसी चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए जिससे उनकी सोशल, इकोनॉमिकल और हर चीज़ में ग्रोथ हो, जिससे वो डिग्निफाइड लाइफ ले सकें। तो जैसे इसके लिए गवर्नमेंट ने एक अच्छी चीज़ भी स्टार्ट की, जो भी स्टार्ट किया है, या जैसे आपने देखा होगा फेसबुक ने और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल ने गोल नाम का एक स्टार्ट किया है इनिशिएटिव। तो जो भी चीज़ें, या जैसे करोगे बंधन योजना, वो एक दो एग्जाम्पल डाल के एंड कर दो। तो ये एक आंसर लिखने की अच्छी स्किल है। दूसरा जैसे आपको बात करें, ये हमारी एंडिंग हुई, डिस्कस द कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो भी इसको भी डिफाइन करोगे, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि कुछ चीजें आपको आनी चाहिए, कि आपको बेसिक, मैंने आपको डीपीएसपी रटे होने चाहिए कि इनके कंक्लूजन हम इसी से करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो लास्ट में हम ये कंक्लूजन आपको बताना चाहते हैं, हमारी इस पूरे अच्छे से आंसर लिखने की उसकी समरी हमारी ये है कि पहली चीज़ क्या है कि आपको एसडीजी जो गोल हैं वो आपको रटे होने चाहिए। सच बताऊं, इतने काम आते हैं आपके आंसर लिखने में, कंक्लूजन में आपके हर जगह आ जाएंगे काम, कि ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं है तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जाइए, बस कनेक्ट कर दीजिए। आप देखिए एक बार बैठ के, कोई भी आंसर आपके सामने होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उसमें यूज हो जाएंगे। दूसरा आपका नहीं ये होते हैं इनकी थोड़ी, अब हर जगह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जाओ हर क्वेश्चन में तो सही नहीं लगेगा। फिर उसके लिए थोड़ी डाइवर्सिटी के लिए आप क्या रखो, डीपीएसपी रखो, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज रखो, कि कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर। ये तो हर जगह बहुत अच्छे, ट्रैवल्स की बात हो रही तो 46 आर्टिकल यूज कर लो,
मैटरनिटी की बात हो रही तो आर्टिकल 42 को यूज कर लो, वर्क राइट टू वर्क की बात हो रही तो 41 को यूटिलाइज कर दो, इनक्लूड की बात हो रही तो आर्टिकल 38 की यूटिलाइज करो, पीस की बात हो रही है तो आर्टिकल 51 की बात कर लो, पावर ऑफ सेपरेशन की बात हो रही तो आर्टिकल 50 की बात कर लो यार। तो ये आर्टिकल हमारे पास है डीपीएस में। तीसरी चीज क्या है, कुछ डेटा आप बना के रखो और ये सोच के जाओ, ज्यादा नहीं कुछ, कि इनको हमें यूटिलाइज करना ही है। जैसे मैंने क्या कहा, मैंने जितने भी एसटी कितने पॉवर्टी कितने परसेंटेज लोग पॉवर्टी है वो याद कर रहा था, पाईग्राफ बना रखा था, इनका चार्ट बना रखा था। ऐसे बना लो आप 10 से 12 डायग्राम्स बना लो और यूज कर लो। चौथा क्या है, आप मैप आपको आना चाहिए। मैप, जैसे सच बताऊं, जैसे मुझे मैप देखो, मैं 10 सेकंड में मैप बना देता था। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर मैप कैसे, इंडिया का मैप जैसे आपको बनाना है तो आपको बनाना आना चाहिए, बहुत सिंपल होता है। ऐसे ये ऐसे आपने स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद जैसे थोड़ा सा आओगे और ये हुआ, थोड़ा सा ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती है, ये गया और यहाँ से ऐसे ले जाओ, फिर थोड़ा सा इधर तिरछा करो और इधर ऐसे ले जाओगे आप, इधर ये गया, थोड़ा सा ज़्यादा भी एग्जैक्ट नहीं बना सकते हो, और इधर ये काट दिया हमने नेपाल, और इधर से नेपाल से ये करके यहाँ गया, और ये भी जो भी चीज़ें करके ऐसे करके हमें बना देता था। तो इंडिया ऐसे देखता है 10 सेकंड में बन जाता है। और ऐसा आप मैप बना दोगे, कहीं पर किसी की बात आ रही है, कोई भी जहाँ पर मान लो किसी ऐसी चीज़ की बात आ रही है कि मान लो हमें कहीं पर इंडस्ट्री दिखानी है तो हम इंडस्ट्रियल एरिया दिखा सकते हैं कि यार ये मुंबई है, या ये मान लीजिए कोलकाता है, या कुछ भी ये चेन्नई है, जो भी आप दिखा सकते हो आप मैप के थ्रू दिखाइए, बहुत अच्छा इम्पैक्ट। और इस मैप को एक सही उसमें फिगर में बंद करो, जैसे एनसीईआरटी में होता है, जो लोग नहीं करते हैं, बहुत अच्छे से, और यहाँ लिख दो फिगर में, कितना एक प्रोफेशनलिज्म आएगा कि ये फिगर इंडिया, और जो भी आपने लिखा है इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ऐसे करके आप लिखिए। यूपी के जो लोग हैं वो यूपी के कैसे बनाना चाहिए, यूपी की जैसे मैं बात करूं, यूपी का भी बहुत सिंपल रहता था कि आप थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करो और यहाँ आप आओगे, नीचे से आप जाओगे तो थोड़ा सा यहाँ क्या निकला हुआ है, ललितपुर, और थोड़ा आप इधर जाइए और यहाँ सोनभद्र निकला हुआ है, आप चलते चले जाइए और ऐसे करके आएंगे और ऐसे करके, और दिखा दो यहाँ पर ये सहारनपुर है, और जो एस्टीम पॉइंट है वो ललितपुर हो गया, और इधर क्या है सोनभद्र हो गया। तो बहुत अच्छा नहीं, लेकिन आप बस बनाना, आप जहां पर कुछ भी दिखा रहे हैं, अब मान लो यही क्वेश्चन आ गया कि यूपी की इंडस्ट्रीज दिखाइए, तो दिखाओ ना, यहाँ अलीगढ़ है, लॉक्स हो गए, जो भी है, इधर फिरोजाबाद है, तो यहाँ पर मान लीजिए क्या बैंगल्स हो गई, जो भी है नोएडा में, जो भी है, जो इंडस्ट्री है, कहीं पर इधर बनारस है, सिल्क साड़ीज हो गई, ऐसे करके आप दिखाइए, और इतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं आपको, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो लास्ट में हमारी जो बात थी वो ये थी कि हमारी समरी ये थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको याद करके जाना, उनको यूटिलाइज करने की आपको प्रैक्टिस सोचना स्टार्ट कर दो, सोच लोगे तो बहुत अच्छा आंसर लिखोगे। दूसरी चीज़ क्या है कि डीपीएसपी की हमें याद होनी चाहिए, आपके फिंगर पर होनी चाहिए कि नहीं यार ये है डीपीएसपी। तीसरी क्या, आपको डेटा आपको 10 से 20 तक ऐसे डेटा होने चाहिए, सेंसस आपको याद होना चाहिए, कितने परसेंटेज पॉवर्टी है हमारे पास, जो भी पॉइंट दिए हैं उसमें आप सोचो, कैसे सोचोगे, जो भी आपका सिलेबस दिया है मेंस में, वहाँ देखोगे यार किस किस का मुझे डाटा होना चाहिए, ऐसे लिस्ट बना दो, 2 पेज में आ जाता है और वो काम आता है। तीसरी चीज़ क्या है कि मैप आपको बनाना चाहिए 10 सेकंड में, आप ये काम कर लोगे, सच बताएं आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। और आशा करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और सच में अच्छा लगा होगा तो जरूर शेयर करें और लोगों का भी बेनिफिट्स हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।